नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज हम बात करेंगे नागरिक उत्तरदायित्व बनाम संवैधानिक व्यवस्थाओं की। बीते दिनों दिल्ली में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने जिस तरह से नागरिक निगरानी की वैधता देते हुए पुलिस को निर्देश दिया और उससे सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर नागरिक निगरानी और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अतिक्रमण के बीच बारीक रेखा क्या है। पुलिस की मदद, पुलिस पर दबाव, पुलिस पर निगरानी या पुलिस के काम में अतिक्रमण, ये सब एक ही बात है या इनमें कोई फर्क है? आज इस बहस में हमारे साथ शामिल होने के लिए जो खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे साहब। बहुत स्वागत है साल्वे साहब आपका। इसके अलावा हमारे साथ हैं बीके गुप्ता, जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं पूर्व में। बहुत बहुत स्वागत है आपका बीके गुप्ता साहब। हमारे साथ सलमान हैदर हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण सिंह हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ CSDS के सीनियर फेलो अभय कुमार दुबे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं ND पंचोली, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल हरीश साल्वे साहब मैं आप ही से करना चाहती हूँ। जिस मुद्दे पर हमने खत्म किया उसी मुद्दे के साथ, पुलिस की मदद, पुलिस पर दबाव, पुलिस पर निगरानी या पुलिस के काम में अतिक्रमण, क्या ये सभी चीजें एक ही हैं? देखिए, पुलिस की मदद करना तो एक हमारे कानून में भी हर नागरिक की ड्यूटी है जी। पुलिस पे निगरानी रखना ये मिनिस्टर्स को अगर करना है, अगर शहर का कानून व्यवस्था जिस तरीके से है हमारी शहर की, तो अगर पुलिस पे निगरानी रखना उसमें कोई गलती नहीं है, वो इनफैक्ट करना चाहिए। पर उससे उस हद से आगे बढ़ना, उस रेखा से आगे बढ़ना कानून का उल्लंघन है और संविधान का उल्लंघन है। और ये इस किस्म की विजिलेंटेइज्म जिसको हम कहते हैं कि आप जाके पुलिस वाले को कहिए इसको अरेस्ट करिए, उसको अरेस्ट करिए। अगर किसी के कहने पे, एक मंत्री के कहने पे पुलिस वाले ने किसी को अरेस्ट किया तो वो गैर कानूनी होगा। कोई कार्रवाई की तो वो गैर कानूनी होगी और वो पुलिस वाले पे उल्टा केस चल सकता है उसका। तो इस किस्म का काम जो होता है, इसमें ये इंटरफेरेंस से जो आपको एविडेंस भी जो गैदर करना है उसमें भी आप इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये जो आप करने जा रहे हैं उसका परिणाम उल्टा होगा जी। लेकिन हरीश साल्वे साहब, कल ही कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को अगर देखा जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इंटरव्यू दिया और ये मानते हैं कि उन्होंने कुछ भी गैर कानूनी काम नहीं किया जो उनके मंत्री थे। देखिए, हम लोगों ने जो टीवी स्क्रीन पे देखा है और जो आरोप पड़े हैं अखबारों में और कुछ लोगों ने बताए हैं, उससे तो साबित होता है कि जो उन्होंने किया गलत किया। अगर एक 30-40 लोगों का जुट लेके मंत्री जी ने गाड़ी रोकी तो ये गैर कानूनी है। कुछ लोगों को उन्होंने एक जगह अगर रोक के रखा तो गैर कानूनी है। कानून ये कहता है, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन है कि कहीं कानून का उल्लंघन हो रहा है, कोई जुर्म हो रहा है, तो आप एक FIR दर्ज करिए। अगर पुलिस FIR पे काम नहीं कर रही तो दो उसके उपाय हैं। एक तो मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट दर्ज होती है 156 में। दूसरा, अगर आप मंत्री हैं तो आप लॉ मिनिस्टर हैं, आप होम मिनिस्टर को कंप्लेन करिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कंप्लेन करिए कि रिपोर्ट मंगाइए पुलिस स्टेशन से। अगर उनको कंप्लेंट मिली थी तो FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुआ, FIR रजिस्टर हुआ तो इंक्वायरी क्या हुई है जी। ये सब हक आपको कानून ने दिए हैं, संविधान ने दिए हैं। दिल्ली पुलिस में आप रह चुके हैं गुप्ता साहब, क्या दिल्ली पुलिस को जिस तरह से वो लोग मदद कर रहे थे, कानून मंत्री और उनके लोग, आप लोग उसे मदद मानते हैं? देखिए, जो अब तक मैंने तथ्य देखे हैं टीवी पे और न्यूज़ चैनल्स पे, और मैं बिल्कुल साल्वे साहब से इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत वरिष्ठ कानून के जानकार हैं और पुलिस में जो इतने वर्ष नौकरी की है। देखिए, एक ये कहना कि इस जगह पे आपको सस्पिशन है और इस तरह का ड्रग रैकेट चल रहा है या वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का या सेक्स रैकेट चल रहा है, तो उसके कुछ लॉ में प्रावधान है कि आप किसके तहत वहाँ पर रेड करेंगे। और काफ़ी स्ट्रिंजेंट अब लॉ में अमेंडमेंट होने के बाद अगर आप कहीं पे 4 महिलाएं रहती हैं तो आप सबको सिर्फ सस्पिशन के उनके घर के अंदर नहीं घुस जाएंगे। आप प्रॉपर मजिस्ट्रेट की, अब जो नया प्रावधान आया है
सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ है कि अगर रात का वक्त है, जहाँ तक मेरी जानकारी है 10-11 बजे रात की बात है, तब आपको मजिस्ट्रेट से रिटन परमिशन लेनी होगी रेड करने के लिए, और नॉर्मली आपको सर्च वारंट लेना होगा, तब आप किसी के घर में घुस सकते हैं। आप सर्च वारंट के बगैर भी घर में घुस सकते हैं, सिर्फ उस स्थिति में जहां पर आपको बिल्कुल ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि अगर आप सर्च वारंट लेने जाएंगे, देर होगी, वहां से अपराधी भाग सकता है, कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन इस तरह की यहाँ पर कोई स्थिति नहीं थी। और निश्चित रूप से बिना गिरफ्तार किए, बिना अरेस्ट किए आप किसी को भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ये लीगल है। तो मेरा मानना ये है कि पुलिस की मदद करना, अगर पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है तो उसके ऊपर पूरी व्यवस्था है, सीनियर अधिकारियों को आप कंप्लेन कर सकते हैं, और आप कोर्ट का इतना ज़्यादा पुलिस के ऊपर तो इस समय बहुत सारी एजेंसीज हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज, वो सारी निगरानी कर रही हैं। लेकिन प्रवीण जी, ये जो पुलिस अधिकारी और वकील कह रहे हैं कि न रेड न वारंट, और आप लोग पहुंच गए सीधे किसी के घर पर और कहने लगे कि यहाँ अपराधी हैं, इनको पकड़ लीजिए, क्या ये किस तरह की राजनीति है? इसमें आम आदमी का किस तरह से आप लोग भला कर रहे हैं? थोड़ा सा हमको घटना को उसके पूरे संदर्भ में देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी मीडिया ही है जो सूचना पहुंचाता है, और ये जिस तरह का कॉम्प्लिसिट केस है, जिस तरह से पुलिस और केंद्र सरकार जुड़ी हुई है, दिल्ली में एक तरह से जुगलबंदी है उनकी पूरा एक्सटॉर्शन पर। तो देखिए हुआ क्या है, नवंबर से वहां के लोगों ने पुलिस में कई कंप्लेंट्स दी हैं। शिंदे साहब तक एप्लीकेशन गई है कि यहां पर ड्रग्स और सेक्स के रैकेट चलते हैं, इस पर कुछ कार्रवाई की जाए। वहां के लोग काफी दिनों से परेशान हैं। इंडिया टीवी ने खुद, हमारी सरकार आने नहीं आने की बात ही नहीं, उसके पहले एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसने दिखाया है कि वहां पर ड्रग्स और सेक्स रैकेट होते हैं। तो ये जो घटना हुई है उसमें यह हुआ कि कुछ लोगों ने जब देखा कि वहां पर ऐसा हो रहा था, तो वो मंत्री जी के पास आए कि देखिए भाई, जो हम जिस चीज से पिछले 2 महीने से परेशान हैं, ये घटना हो रही है, चलिए हम लोग देखते हैं। घटना के वक्त में कुछ आपको ध्यान से सुनना होगा, आपको ध्यान से पूरी बात सुननी होगी। असल में आप वही बात दोहरा रहे हैं जो आपके मुख्यमंत्री जी ने कल तमाम जगहों पर अपने इंटरव्यू में कहा, सेम वही बात आप दोहरा रहे हैं। मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक था, मान लीजिए वहां के लोगों ने दबाव डाला कि यहाँ पर गलत काम हो रहा है, तो आपको पुलिस के अधिकारियों से पहले पूछना चाहिए था, आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि कम से कम सर्च वारंट लेके जाएं। दूसरी बात, जब आप ये सब नहीं किए, आप मीडिया को तो अपने साथ लेके गए। अगर मीडिया आपके साथ नहीं गई होती तो इतना बड़ा फुटेज ही नहीं आया होता, इतना हंगामा ही नहीं हुआ होता। तो आप मीडिया को तो साथ लेके गए, लेकिन सर्च वारंट लेके नहीं गए। उसकी भी बात सुन लीजिए। जब ये लोग जा रहे थे, इनको साथ में पीसीआर वैन मिली, पीसीआर वैन को उन्होंने बोला अपनी बत्तियां बुझा लीजिए और साथ में आइए। मीडिया को ले जाना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुलिस को तो ये कंप्लेंट्स 2 महीने से दी जा रही हैं, होम मिनिस्टर को दी जा चुकी है, तो मीडिया को ले जाने मात्र से दिखता है कि ये लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मीडिया को ले जाना जरूरी था। यदि पुलिस के माध्यम से सुलझ गई होती, यदि हमारे जाने मात्र से सुलझ गई होती, तो ये मुद्दा उठा ही है। क्या उठा है मुद्दा कि दिल्ली में देखिए, अंततः जनता की सिक्योरिटी और उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पे होती है। दिल्ली में ये पुलिस इस इलेक्टेड गवर्नमेंट को जवाबदेही ही नहीं है, तो इस संदर्भ में ये मुद्दा इस क्रम में उठाना ही पड़ेगा। विजिलेंट जस्टिस करने लग जाएंगे? विजिलेंट जस्टिस बिल्कुल नहीं किया गया। वहां पर जो पीसीआर वैन आई, उन्हीं को बोला गया कि कृपया आप जाइए और करिए। सेक्शन 42 ऑफ द नारकोटिक्स एक्ट सेज दैट यू डू नॉट नीड अ वारंट व्हेन इट कम्स टू समथिंग लाइक दिस। पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि अपने पुलिस अफसर साहब ने बताया, यदि कोई ऐसी घटना होती है तो पुलिस इज सपोज्ड टू कॉर्डन ऑफ द एरिया एंड गेट अ वारंट बिकॉज दे नो। लेकिन आप ये कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ये आप जो नारकोटिक एक्ट की बात कर रहे हैं, अगर वीके गुप्ता साहब आप ही इसको समझा सकिए, अगर ये नारकोटिक एक्ट के इस जिस धारा की ये जिक्र कर रहे हैं, अगर उस धारा के तहत कहीं पर भी किसी के भी कहने पे रेड होने लग जाए, तब तो कोई देश का नागरिक सुरक्षित ही नहीं है। कल को कोई भी एक मंत्री आके कहेगा कि इनके घर में ड्रग्स है, आप इसको पकड़िए, क्योंकि उसमें तो किसी वारंट की जरूरत नहीं है। प्रवीण जी को दोबारा एक दफे पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है, क्योंकि ये बहुत ही कहना चाहिए बहुत सख्त एक्ट है। इसमें 10 साल का मिनिमम सजा का प्रावधान है। कल को कोई पुलिस अफसर जाएगा और वहाँ पे जाके पहले उसको अपनी पूरी सर्च देनी पड़ेगी। वहाँ पर एक गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए कोई रेड करने के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का।
2 विटनेस होंगे जो पुलिस अफसर की पहले सर्च लेंगे, उसके बाद रेड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जहां तक मेरी जानकारी है, उसके बावजूद उस घर की सर्च ली गई, वहां पे कुछ नहीं मिला। आप कोई एक प्रोसीजर के तहत अगर रेड नहीं करते हैं, उस रेड को इलीगल कोर्ट करार देगी और वैसे भी वो एक्विट हो जाएंगे। तो इसमें प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। पंचोली साहब, दरअसल आप लोग नागरिक अधिकारों के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं ब्रेक पर जाने से पहले। दरअसल कानून जो बनाया जाता है वो एक लंबे विचार विमर्श के बाद उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स, उसके उपयोग और दुरुपयोग, सब चीज़ों को देखकर समझकर बनाया जाता है। एक लंबे अनुभव से विकसित हुई वो प्रक्रिया होती है। क्या हम ऐसे त्वरित न्याय के कराने के चक्कर में उन कानूनों के उस पूरी प्रक्रिया को कहीं ध्वस्त तो नहीं कर रहे हैं? या उस पूरी नागरिक आंदोलन की लड़ाई को तो कहीं नहीं हम डिमोलिश करने जा रहे हैं? ये जो जिस तरीके से हुआ वो एक तो नागरिक अधिकारों का बहुत ही ज्वलंत उल्लंघन है, जिस प्रकार से किया। जो आपने बात कही कि प्रक्रिया की और कानूनों की, ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो पुलिस के कार्यक्रम के बारे में, उसकी प्रणाली के बारे में कोई सवाल नहीं उठ रहे हैं। बहुत सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं, पुलिस में सुधार होना चाहिए, बहुत लंबी लड़ाई है। और इस प्रकार से कि कोई मंत्री वहाँ जाए और उसको पुलिस को आदेश दे, ये भी एक बहुत कई सालों से, बरसों से आप जो आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन देखें, उसमें बहुत बड़ा आंदोलन था और उसमें एक मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का था, दूसरा मुख्य मुद्दा ये था कि पुलिस प्रणाली, जो पुलिस को उपयोग करते हैं, अपने यूज़ करती हैं पॉलिटिकल पार्टी, उसको कैसे उनको निष्पक्ष किया जाए। तो गांधी मैदान में एक विशाल सभा में जयप्रकाश जी ने ये कहा था, एक अपील की थी पुलिस को और आर्मी को कि आप जो ये पॉलिटिशियंस हैं, ये जो पार्टी, इनका कहना मत मानिए, इनके गलत आदेशों को मत मानिए। उसको वो बना करके उनको अरेस्ट भी किया गया, इमरजेंसी भी। तो लड़ाई है इमरजेंसी में चली। इमरजेंसी में पुलिस को जिस प्रकार से प्रयोग किया गया पार्टी इन पावर ने, फिर उसके बाद पुलिस कमीशन बना कि भाई ये पुलिस में सुधार होना चाहिए। 3 साल उन्होंने बहुत मेहनत की, एक रिपोर्ट दी उसको, और वो रिपोर्ट दूसरी सरकार आ गई, सरकार ने उसको लागू नहीं किया, उसको छुपाया। हमने हाई कोर्ट में गए, हमने कहा कि इसको लागू करिए, फिर वो लड़ाई चल रही है। तो उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है धर्मवीर कमीशन में कि जो राजनीतिक जो हस्तक्षेप है पुलिस के अंदर, इसको, ये बहुत बड़ा एक रोग है, इसको हमको दूर करना पड़ेगा। तो लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो दिल्ली के मंत्रियों ने किया, क्या वो राजनीतिक हस्तक्षेप था? क्योंकि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो इसे राजनीतिक हस्तक्षेप अपनी सरकार के हिसाब से नहीं बल्कि केंद्र सरकार के हिसाब से देखते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकती हूँ। कई सारे नागरिक आंदोलन करने वाले लोगों का मानना है कि दरअसल पुलिस जो है वो पावरफुल लोगों के हथियार है और पावरफुल लोगों के लिए ही काम करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो संविधान के जानकार हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनका ये मानना है कि दरअसल पुलिस को इस तरह से, जिस तरह से दिल्ली के मंत्रियों ने निर्देश दिया, वो भी देना गलत था। अभय कुमार दुबे, पुलिस की मदद या पुलिस के काम में हस्तक्षेप, यहाँ जो घटना हुई उसे आप किस तरह से देखते हैं? संविधान के जानकार बार बार कह रहे हैं कि यहाँ तो या तो आम आदमी पार्टी की सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए थी या फिर पुलिस को उस मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। देखिए, अगर यही घटना अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के या तमिलनाडु के या आंध्र प्रदेश के या कर्नाटक का कोई मंत्री तय करता कि किसी इलाके में अपराध हो रहे हैं, उसको खबर मिलती और उस इलाके में ड्रग रैकेट चल रहा है, ये सब हो रहा है, और वो फिर किसी पुलिस ऑफिसर से कहता कि आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, तब क्या होता? जरा इस परिस्थिति पे भी गौर कर लिया जाए। मेरा मानना है कि अगर वहां मंत्री को सपना भी आ जाता, आदेश तो छोड़ दीजिए बात आप, तो पुलिस वाले दौड़े दौड़े जाते और एक्शन लेते, और वो सब करते जो कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जो है, मंत्री है, जो कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में बदल जाता है शपथ लेने के बाद में, वो आदेश देता और वो सारा का सारा काम होता। दिल्ली में ये जो कुछ हुआ, जिसको हम लोग प्रोसीजर्स के नाम पर इसकी भर्त्सना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विजिलेंटे है और ये जो जस्टिस है
ये सब तुरंत न्याय है, ये सब जो बातें कही जा रही हैं, आप जरा सोचिए इस बारे में कि क्या ये एक असाधारण परिस्थिति नहीं थी। अभी तक पुलिस में से या जो इस घटना की निंदा कर रहे हैं उसमें किसी भी व्यक्ति ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि उस इलाके में ये सारी घटनाएं, ये सारे अपराध हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। मैं सोशल साइंटिस्ट बनने से पहले अखबार नवीसी करता था। मैंने अपने बहुत सारे पत्रकार मित्रों से इस बारे में बात की है। सभी ने कहा है कि पूरा इलाका इस प्रकार की घटनाओं से लंबे अरसे से परेशान रहा है। शिकायतें की जाती रही हैं, सब कुछ किया जाता रहा है, लेकिन पुलिस के किसी ने भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये एक असाधारण किस्म की परिस्थिति थी जिसमें एक असाधारण किस्म का कदम उठाया गया जी। अब इसके पीछे अति उत्साह भी हो सकता है, इसके पीछे कुछ प्रोसीजर से, कुछ प्रक्रियाओं की अनदेखी भी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इसमें उसकी स्पिरिट को देखा जाना चाहिए। नंबर दूसरी बात यह है, यह देखा जाना चाहिए कि आखिरकार हम किस क्षण में रह रहे हैं, हम किस वक्त में राजनीतिक गतिविधियां कर रहे हैं, किस वक्त में हम सामाजिक परिवर्तन की दिशा क्या हो इसकी तरफ सोच रहे हैं। नहीं, हम उस पे बात करेंगे, लेकिन आपने जो असाधारण परिस्थिति की बात की, नहीं, आपने जो असाधारण परिस्थिति की बात की, उस पे मैं हरीश साल्वे जी से रिएक्शन लेना चाहती हूँ। बिल्कुल गलत है। मैं 3 चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्टेट है और इस किस्म के आरोप हैं दिल्ली में, बंबई में, दुनिया के हर बड़े शहर में इस किस्म के आरोप हैं कि कुछ जगहें हैं जहां ड्रग रैकेट चल रहा है, सेक्स रैकेट चल रहा है। तो कोई ये एक ऐसी अचंभे की बात नहीं कि दिल्ली में कोई एक जगह है जहां ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये नहीं कि कोई एकाएक वहां घटना हुई जिसमें मंत्री जी वहां थे और उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया। ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों से ये चल रहा था, तो ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी सिचुएशन में, कोई इंसिडेंट नहीं था जिसपे ये दौड़ते हुए गए वहां। अगर इतने दिनों से ये चल रहा था और इनकी सरकार अभी बनी है, और मैं एक चीज इनको याद दिलाना चाहूंगा, जिस दिन ये मंत्री बने इन्होंने एक शपथ ली है कि मैं संविधान की इज्जत करूंगा, ये नहीं कि मैं संविधान को फाड़ के फेंक दूंगा और अपनी मर्जी करूंगा। तो ये अगर गए वहां, दिल्ली के जाने के बदले, और ये जो कर्नाटका की बात कर रहे हैं, ये कर्नाटका के होते या महाराष्ट्र के होते, ये पुलिस कमिश्नर को बुलाते और कहते इस एरिया में कंप्लेंट्स आ रही हैं, तुमने क्या किया है। और ये सही कह रहे हैं कि वहां का पुलिस कमिश्नर दौड़ते हुए जाता और उनको एक्सप्लेनेशन देता। अगर भारती जी पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखते और कहते आप मुझे मिलने आइए, मुझे बताइए मेरी एरिया में क्या हो रहा है, और अगर पुलिस कमिश्नर नहीं करता तब उनके पास संवैधानिक इसके सॉल्यूशंस थे, वो कर सकते थे। पर इस किस्म का खुद जाना, एक भीड़ इकट्ठा करना, एक गाड़ी में 2 लड़कियां आ रही हैं उनको रोकना, कोई दूसरा जा रहा है उनको रोकना, ये गैर संवैधानिक है। ये उन्होंने जो शपथ ली है उसके खिलाफ है और ये कानून के खिलाफ है। साल्वे साहब, हो सकता है ये गैर संवैधानिक हो, लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी का पुलिस पर भी विश्वास नहीं है। और जो अभी आम आदमी पार्टी के नेता ने आपके बोलने के दौरान बीच में बोला कि जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, जो पुलिस वाले हैं वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। अगर शिकायत लंबे अरसे से वहां पर की जा रही थी तो क्या आपको नहीं लगता है कि पुलिस जो अपनी कार्रवाई में लापरवाही कर रही थी, जिम्मेदारी से भाग रही थी, उसको भी जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए? बिल्कुल। तो जिम्मेदार बनाने के संवैधानिक तरीके होते हैं, सड़क छाप तरीके नहीं होते ये। आप एक्सप्लेनेशन डिमांड करिए पुलिस से लिखित में कि क्या किया है तुमने जी, और अगर नहीं मान रहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, होम मिनिस्टर को बुलाइए और बोलिए देखिए ऐसी चल रही है आपकी पुलिस। आज पावर जो आप देखिए एक संवैधानिक मिनिस्टर को हैं, बहुत ज्यादा है, पर संविधान के अंदर चलिए। ये एनार्की होती है कि ठीक है हम नहीं मानते, पुलिस गलत है तो हम आ जाएंगे सड़क पे, तो फिर तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर एक तरफ छोड़ दीजिए, कानून एक तरफ छोड़ दीजिए और सड़क का जस्टिस चलने दीजिए। कि किसी ने आरोप लगाया, किसी ने कहा यहां है, मैं कह रहा हूं अरेस्ट करो। देखिए ये एक प्रिंसिपल का मामला है। पुलिस रिफॉर्म जो जनहित याचिका चल रही है जिसमें हम लोग सब पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारी लड़ाई ये है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे पुलिस को फ्री किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर के लिमिटेड कंट्रोल के अलावा कोई कंट्रोल किसी सरकार का, स्टेट हो यूनियन हो, किसी सरकार का कंट्रोल पुलिस पे नहीं होना चाहिए।
इंडिपेंडेंट बोर्ड होने चाहिए, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब एक इंडिपेंडेंट बोर्ड के हाथ में होना चाहिए और कोई किसी को ये हक नहीं बनता कि पुलिस को आदेश चल रही है। ये हमारी लड़ाई जानकारी होनी चाहिए। जी, ये लड़ाई 1979 सुप्रीम कोर्ट का मैंडेमस इशू हो चुका है। जी हाँ, उसके बाद कुछ स्टेट्स ने कानून बनाए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, उसकी पिटीशन डाली है, वो पिटीशन की हियरिंग चल रही है। जी, ये लड़ाई चाहे 50 सालों से चल रही हो, लेकिन जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं और जो संविधान में हमारे रूल रेगुलेशंस हैं, आप क्योंकि सरकार चला रहे हैं, अब आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं सड़क पर, अब आप सरकार चला रहे हैं और आपके मंत्री कानून मंत्री हैं जिनको कानून का बेहतर ज्ञान भी हो सकता है। आप लोग सड़क छाप न्याय पे क्यों उतर आए? देखिए, सड़क छाप न्याय जिसको आप कह रहे हैं, पहली बात इसी मीडिया भी हमारे साथ था। ऐसा कुछ अनटूवर्ड, अनडिग्निफाइड हमारे किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया है। पहली बात, ये एनआरकी और सड़क छाप न्याय की संज्ञा आप दे रही हैं। कैमरे पर ये कहते हुए दिख रहे हैं कि ये लोग हमारे जैसे लोग नहीं है, इसे रेसिस्ट कमेंट बताया जा रहा है। वो मीडिया ही कह रही है, ऐसा मीडिया कह रही है, ऐसा कोई रिकॉर्ड जिस मीडिया को लेके आप गए थे उन्होंने ऐसा कहा हो, ऐसा कोई क्लिपिंग नहीं है। ये बात साइट से ही उठाई गई है कि ऐसा उन्होंने कहा, पहली बात। और जैसे कि मैं कह रहा हूं 1979 से ये लड़ाई लड़ रही है, तो जिसको आप सड़क छाप न्याय और एनआरकी कह रहे हैं, मेरा कहना है हो सकता है कुछ और तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है। हमने गैर संवैधानिक कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि वहां पर प्रमाण मिल रहे थे। आपको पता है आज पटियाला हाउस कोर्ट ने आपके मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शिकायत सुन ली है और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया है। अगर आपको लगता है कि अभी भी आप लोगों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, तो हो सकता है अब आगे आने वाले दिनों में आपको कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। हमारे यहाँ पुलिस का पॉलिटिसाइजेशन, कोर्ट्स का पॉलिटिसाइजेशन, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ लोगों को किसी क्रम में फंसा दिया जाता है, ये कोई आप और मैं बच्चे नहीं है, हम ये सब जानते हैं। जिस तरह की परिस्थिति आम आदमी पार्टी ने इस वक्त की है, रफल्ड देयर फेदर्स एंड अपसेट देयर एप्पल कार्ट्स, अब अंडरस्टेटमेंट्स। तो जिन पावर्स को आज हम हिला रहे हैं, उनकी तरफ से सारे प्रयास रहेंगे, मीडिया में भी साथ। तो जनता भी ये जानती है कि क्या हो रहा है। आपकी इस तरह से कुछ बातें कह देने से, फला ने ये कह दिया, परिस्थिति सब जानते हैं। पुलिस वाले दिल्ली में नहीं, पूरे देश में एक्सटॉर्शन करते हैं। सारी अनऑथराइज कॉलोनीज में कंस्ट्रक्शन पैसे देके होता है। अभी होम सेक्रेटरी ने बोला है कि एसएचओ की पोस्टिंग शिंदे साहब की पुर्चियों पे होती है। ये परिस्थिति है। हम लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं यहाँ पर? पॉलिटिसाइज्ड हैं। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन किए होते तो शायद इस बात को उसके बावजूद आपको पता, आप और मैं इसी भारत में रहते हैं। आप कभी पुलिस स्टेशन गई हैं क्या? आपको पता है वहां क्या होता है? हम किस आइडियल्स की बात करते हैं, किन चीजों की चर्चा इन चैनल्स पर छेड़ने लगते हैं। लुक एट द ग्राउंड रियलिटी। उस तहत ऐसा कुछ गैर संवैधानिक नहीं किया है। व्यक्ति एज अ सिटीजन जॉइन द अदर पीपल, जो हमारे मिनिस्टर थे, क्योंकि वहां के लोग आए और वो कह रहे हैं भाई 2-3 महीने, जैसे वो बता रहे हैं हम पस्त हैं, तो वहां पर मिनिस्टर होने के नाते और भी दायित्व बन जाता है कि भाई हम आपके साथ चलें, देख लें क्या हो रहा है। छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जब कोई नई सरकार आती है तो उसके सामने 2 विकल्प होते हैं। पहला ये होता है कि सिस्टम, प्रणाली जिस तरीके से चल रही है उसको उसी तरीके से चलाया जाए और थोड़ी खूबी से चलाया जाए। दूसरा एक विकल्प और होता है, इसका कोई जिसको कोई टटोलता नहीं है। विकल्प यह है कि कुछ थोड़ा सा अल्टरनेटिव, कुछ थोड़ा सा वैकल्पिक तरीका भी गवर्नेंस का, सुशासन का पेश किया जाए। तो जब भी कोई नई ताकत ऐसा करने की कोशिश करती है जो बंधी बंधाई लीक है, उससे हटके कुछ करने की कोशिश करती है, तो उसके ऊपर चारों तरफ से संविधान, कानून, प्रोसीजर, विजिलेंटे जस्टिस, इन सबको नाम लेके हमारा जो इलीट है, जिसके अंदर वकील हैं, जिसके अंदर मीडिया वाले हैं, इसके अंदर हमारे ऐसे सोशल साइंटिस्ट हैं, जिसके अंदर पुलिस बड़े बड़े अफसर हैं, ये सब पूरी बात सुन लीजिए। ये सब लोग बड़े पैमाने पर उसके ऊपर अटैक करते हैं। इस वक्त हमारे देश में हालत यह है कि पिछले 30 साल से कोई भी सुधार नहीं हुआ है। सुधारों के लिए संघर्ष हो रहा है, रिटे दाखिल हैं, उन पर विचार हो रहा है। न एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए हैं, न पुलिस रिफॉर्म हुए हैं, न इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए, कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है। जो सिस्टम में शीर्ष पर बैठे हुए हैं वो कोई सुधार करना नहीं चाहते हैं। ये सब जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कोशिश हो रही है, जिसमें रात में एक मंत्री को निकलना पड़ता है या हंगामा हो रहा है, ये हंगामा इस वजह से हो रहा है कि पिछले 30 साल से कोई सुधार नहीं हुआ है। अगर सुधार हुए होते तो आम आदमी पार्टी की ताकत पैदा ही नहीं होती। जी, आम आदमी पार्टी ऐसी ताकत पैदा ही नहीं होती। तो पहली बात तो जो लोग सुधारों और संविधान और कानून की बात, दूसरी बात यह है कि जिसका मौका होता है वो चालाकी से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी से इमरजेंसी लगाने से लेके आज तक संवैधानिक प्रावधानों के एक नहीं तो हजारों उल्लंघन हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे जो हो रहा है उसमें चालाकी नहीं, मेरा कहना यह है कि जो लोग संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं वो जरा अपने गिरेबानों में झांक के देखें और पिछले 30-40 साल का इतिहास देखें कि इस मुल्क में क्या हुआ है, उसके बाद ये बात कहें। ये जो घटना हुई इसमें कुछ गलतियां हो सकती मैं मानता हूं, लेकिन इसकी जो स्पिरिट है उस स्पिरिट पे गौर, इसकी स्पिरिट लोकतांत्रिक है। जी, मैं हरीश साल्वे से आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। इसकी स्पिरिट लोकतांत्रिक है, आप संविधान का नाम लेकर उसको दबा नहीं सकते। गलत है। आपने सोमनाथ भारती के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है, मेरे खिलाफ भी रिपोर्ट लिखा दी है कि मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। इसी एसएचओ के खिलाफ मई 2013 की रिपोर्ट है कि उन्होंने झुग्गियों में जाकर महिलाओं को पीटा है, कोई वारंट उनके पास नहीं था। कहां था मीडिया, कहां था हरीश साल्वे साहब? नहीं तो उस समय आप लोग नहीं थे ना जो मीडिया को साथ लेके जाते। हरीश साल्वे साहब, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपका रिएक्शन लेके फिर। जी हाँ। देखिए, ये मैं यही कह रहा था कि ये जो लॉजिक है, तो ये तो वही लॉजिक था जो 6 दिसंबर 1992 में लोगों ने कहा कि ये जो अयोध्या का मसला चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, कोर्ट का फैसला नहीं आया, कब तक रुका, तो हमने जाके मस्जिद तोड़ दी। ये सब बहुत ही घटिया तर्क दे रहे हैं आप, साल्वे साहब माफ कीजिए, आप बहुत ही घटिया तर्क दे रहे हैं। अरे आप हमसे कह रहे हैं कि हम लोग सांप्रदायिक हैं, होता है, तो हम लोग बाबरी मस्जिद तोड़ने में ऐसी बात कर रहे हैं। सुनिए तो सही, अरे वो सुन लिया, सुनिए कानून होता है, लंबे समय वो कानून का उल्लंघन होता है। ये कोई आर्गुमेंट है कोई? जी, आपको तर्क नहीं आ रहा है। आप 6 दिसंबर 1992 की बात लेके आ गए कि हम परेशान हो गए, थक गए, तो हमसे रुका नहीं गया। अभय जी, मैं हैदर साहब को शामिल करना चाहती हूँ। हैदर साहब, ये जो अभी तक पूरी डिस्कशन हुई उसमें आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है ये एक अस्वाभाविक परिस्थिति थी और अस्वाभाविक परिस्थिति से उपजा हुआ एक अस्वाभाविक कदम था जो आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से जनहित में उठाया गया। जो इलीटिस्ट सोच है वो इसको स्वीकार नहीं कर पा रही और इस वजह से इतना सारा बवाल पैदा हो रहा है। आप क्या कहेंगे? मैंने यह तालियां बहुत सुनी, लगता है कि आपका ऑडियंस जो है समझता है कि जो हुआ है वो गलत नहीं हुआ, यानी एक सेंटिमेंट जो है पब्लिक सेंटिमेंट, उसका एक्सप्रेशन दिया गया था मंत्री जी ने जब वो गए थे। मेरी राय में, इसके बावजूद, तालियों के बावजूद, मेरी राय में ये प्रोसीजरल मामले जो हैं इन पर बहुत ध्यान देना चाहिए है, इससे कि सही प्रोसीजर से नागरिक का प्रोटेक्शन होता है। नहीं तो पुलिस कहीं भी घुस जाए या कोई भी कहीं भी घुस जाए, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसीजर में खामी रही है, जो धमकियां दी गई हैं पुलिस वालों को कि वो इस तरह काम करो या उस तरह काम करो, और वो उन्होंने नहीं किया, वो अपने जो कानून के काम करना था वही किया उसी की बात है, तो वो चले। मुझे लगता है कि ये सही बात है और सही उनका रिएक्शन है, और इसी तरह इसी में नागरिक का प्रोटेक्शन जी। दो बातें हैं, एक तो आम आदमी को दरअसल किस तरह की अपेक्षाएं हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों से, हमारी पुलिस से, और दूसरी बात यह है कि पुलिस अपने ऊपर कितना दबाव महसूस करती है अलग अलग परिस्थितियों का, पॉलिटिकल जो आकांक्षाएं हैं उनका। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो जिस तरह से दिल्ली के कानून मंत्री के एक्शन को लेकर अलग अलग जगह पर आलोचना हो रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि वो उन एसएचओज, उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई के मामले को लेकर धरने पर बैठेगी। 26 जनवरी आने वाला है, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से 26 जनवरी की तैयारियों में लगी हुई है, सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हैं, और ऐसे में बीके गुप्ता साहब, क्या पुलिस के मोरल पे कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि सवाल ये है कि अभी जो मैं सबको सुन रहा हूँ, देखिए एक मिनट, एसएचओज को सस्पेंड करने की मांग को लेकर धरने पर बैठी है सरकार। देखिए सबके परिवारों में, देखिए हम सबको इस देश में हर व्यक्ति को हम बेईमान समझते हैं, चोर समझते हैं। आप प्रूव करो ना उसको पहले। हर आदमी को हम ये समझते हैं, हम उसकी वर्किंग कंडीशंस को नहीं देखते। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, पहले एनकाउंटर्स होते थे, जब हम लोगों ने नौकरी ज्वाइन की थी तो किसी को भी पकड़ लिया, किसी को भी थाने में पीट दिया। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कहीं भी हल्की सी पिटाई होती है मीडिया एकदम से
पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, एनकाउंटर्स हमने देखे ही नहीं पिछले 5-7 सालों में। आप पटियाला हाउस में आकर के देखिए, आप साकेत में आकर के देखिए, कितने अफ्रीकन पुलिस उनको अरेस्ट करती है, उनको लाती है, उनको तिहाड़, आप बताएं तिहाड़ जेल के अंदर कितने अफ्रीकन जो ड्रग में, प्रोस्टिट्यूशन में, अफ्रीकन और इंडियंस भी वो बंद है। ऐसा नहीं कि पुलिस काम नहीं कर रही। और ये कहना कि 30 साल से कोई सुधार नहीं हुआ, 50 साल से कोई सुधार, ये भी एक सुधार हो रहा है। ये डेमोक्रेसी ग्रो हो रही है धीरे धीरे। हम जो एटीट्यूड अब हम 40 साल पहले पुलिस का देखते थे, उसमें बहुत बदलाव आ गए हैं। हम ये नहीं कहते कि पूरा सुधार आ गया है, लेकिन कोशिशें चल रही हैं, इस बात को मानना। और दूसरी बात कि अब जो धरने और प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, मैं इसको समझता हूं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। चुनाव आ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। ये एक वो 4 लेडीज़ अफ्रीकन या उनके मंत्री साहब वहाँ जाते हैं और वो उन पे पुलिस काम नहीं करती, ऑफिसरों, तो उसके लिए आप धरना लगाने जा रहे हैं, आप उसको होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, आप उसको एक और बात, जब ये घटना एक बात जरा मैं कहना चाहूँगा कि ये एक जनता को ये दिखाने के लिए, देखिए जी हम तो काम करना चाहते हैं, पुलिस काम नहीं करने दे रही। पुलिस सेंटर के उसमें इलेक्शन आ रहे हैं, अगर आपको हम इलेक्शन के अंदर हमको चुनाव देंगे तो हम सेंटर में आएंगे, पुलिस भी हमारे कंट्रोल में होगी। तो ये एक, मैं इसको एक पॉलिटिकल, जहाँ इतने इश्यूज हैं, इतने इश्यूज पड़े हुए हैं बच्चों के, शिक्षा के, बेरोजगारी के, उसको आप एक इस इशू पर आप अपना सारा और जब ये घटना हुई ठीक उससे 1 या 2 दिन पहले 14 जनवरी की रात में एक विदेशी महिला के साथ रेप हुआ। उस मामले में जो लोग आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए अगर दबाव बनाया गया होता, उनको पकड़ने के लिए या उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई बात हुई होती। जब मुख्यमंत्री और जब दिल्ली सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप लगने लगे कि वो शीला सरकार के ऊपर जिस तरह के हमले किया करती थी, वैसे अब अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रही है, तब दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने ये सारा काम किया। लेकिन एक और सवाल है, अगर हरीश साल्वे साहब, जिस तरह से दिल्ली की सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री दावे कर रहे हैं कि हम धरने पर बैठेंगे और जब तक एसएचओस को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे, इससे किस तरह की क्राइसिस, पॉलिटिकल या व्यवहारिक जो पुलिस की सुरक्षा से जुड़ी हुई क्राइसिस है, वो पैदा होने की आपको आशंका दिख रही है? ये इस किस्म के धरने पे बैठ के एक डिमांड करना कि किसी को सस्पेंड किया जाए, ये भी गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। क्योंकि अगर इस प्रोटेस्ट के बेसिस पे किसी को सस्पेंड किया और वो पुलिस वाला कोर्ट चले गया तो उसी ग्राउंड पे वो सस्पेंशन सेट असाइड हो जाएगा। सस्पेंशन की भी एक प्रक्रिया होती है, उसके खिलाफ कंप्लेंट आएगी, उसकी जांच होगी, जांच में कुछ निकलेगा या कुछ अगर ऐसा होगा तब उसको सस्पेंड किया जा सकता है। किसी के डिमांड पे किसी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये एक दबाव डालने का तरीका एक मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। नई किस्म की राजनीति। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है, पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है। पर एक तरफ जब पूरा देश खोबरागढ़ी के मामले में अमेरिका के रवैये से नाराज था और आंदोलित था, उसी तरफ यहाँ पर युगांडा या अफ्रीकी देशों की महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, क्या वहाँ के देशों में भी वही मैं मेरे को एक गर्व है इस बात पे, और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा इंडिया टुडे में इस पे कि जिस किस्म की सर्च अपहोल्ड की है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस सुप्रीम कोर्ट में, मैं नहीं मानता हमारा सुप्रीम कोर्ट वो कभी अपहोल्ड करता। क्योंकि हमारा जो जुरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो कानून है ह्यूमन राइट्स का, वो कहीं अमेरिका के कानून से आगे, यूके के कानून से आगे बढ़ चुका है। इस किस्म का कानून है हमारा ह्यूमन राइट्स का, और हम इसकी बात कर रहे हैं कि वहां कानून का उल्लंघन हो रहा है, ड्रग रैकेट चल रहा है, सेक्स रैकेट चल रहा है, मालूम नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पर एक इंसान, हर इंसान को जिसके खिलाफ आरोप लगाया जाता है, उसके भी राइट्स होते हैं, उसके अधिकार हैं, उसके मानव अधिकार हैं। और इस किस्म का जो दबाव डाला गया कि कुछ लोगों ने रोका, उनको इलीगली डिटेन किया, यह उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन है। अब आप इसको एलिटिस्ट आर्गुमेंट कह दीजिए, या आप इसको किसी वकील के आर्गुमेंट कह दीजिए, या अकल की आर्गुमेंट कहिए, ये तो लोग ही समझेंगे। जी, एक तो सामान्य नागरिक के मानव अधिकार का उल्लंघन है और दूसरा विदेशी नागरिक के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, क्या आपको लगता है इससे विदेश नीति पर भी हमारी कुछ असर पड़ सकता है? विदेश नीति पर असर तो पड़ सकता है। हमने देखा है, अभी आपने देवयानी खोबरागढ़ का जिक्र किया, उस पर वो केस जो था उसका असर तो रहा है। हमारे संबंध जो अमेरिका के साथ हैं
लेकिन हमें बहुत एहतियात से चलना है ऐसे मामले में। अगर एथनिक प्रोफाइलिंग हुई किसी के खिलाफ जो हमारे देश में आए हुए हैं बाहर के लोग, और जैसे हमें नहीं पसंद है और उसका हम प्रोटेस्ट करते हैं, वो भी प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर प्रोटेस्ट होगा और अगर यानी चलता रहेगा ये मामला, तो उसका असर होगा अपने विदेशी नीति पर। एक तरफ तो आप लोग आम लोगों के इंसाफ की बात कर रहे हैं, उस मोहल्ले के लोगों के लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन नागरिकों का जो मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है, हनन हुआ है, उसके बारे में आप लोग देखिए, अरविंद ने विशेष रूप से माफ़ी मांगी है। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने नाइजीरिया के हाई कमिश्नर को फ़ोन करने का भी प्रयास किया, तो ऐसा ना हमारा कोई आशय है, ना ऐसा कुछ हुआ है। परंतु मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारी जो सुशासन की, हमारा जो स्वराज का जो सपना है और जो वादा है, उसके तहत हम कह रहे हैं कि पुलिस की जवाबदेही जन सुनवाई के माध्यम से लोकल लोगों को हो, सोशल ऑडिट्स हों पुलिस की परफॉर्मेंस के, जिसमें कि लोग भी इन्वॉल्व हों, एक्सपर्ट्स भी इन्वॉल्व हों। हम तो एक स्टेप आगे जाने की बात कर रहे हैं कि भाई देयर शुड बी अ पीपल सेटिस्फैक्शन इंडेक्स ऑफ द पुलिस परफॉर्मेंस। तो ये जो अभी दिल्ली का संदर्भ है, इसमें तो दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार के तहत भी नहीं है, वो केंद्र सरकार के तहत है, which is not accountable to the people of Delhi on a day-to-day basis। और खासकर ऐसे संदर्भ में जब केंद्र में और राज्य में अलग सरकारें हो जाती हैं, इसकी वजह से और भी कॉम्प्लिकेशंस घटित होंगी। प्रवीण जी, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। मान लीजिए हरियाणा में आपका बड़ा अच्छा जनाधार है, लोगों का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, हरियाणा में कल आपकी सरकार आ जाती है, हरियाणा की पुलिस आपके अंडर में होगी और वहां पे खाप पंचायतें जिस तरह के फैसले करवाती हैं जन भावना के तहत, क्या आप लोग खाप पंचायतों के फैसले को सही मानेंगे और उसको लागू कराने लग जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। ये जब कहा जा रहा है कि स्वराज होगा और लोग अपने निर्णय खुद लेंगे, ये सारे निर्णय और डिसीजन संविधान के अम्ब्रेला के अंडर ही होने। तो फिर कोई गैर संविधान के अम्ब्रेला के अंडर जो नियम कानून है उसको पालन क्यों नहीं करें? आपके मंत्री क्यों नहीं? वो पिछले 2 महीने से लोगों ने संविधान को अप्रोच करके थक गए। उसके बाद ये हुआ कि भाई हम लोग मिलकर जरा देख आए, कुछ ऐसे प्रमाण हैं, इनको देखें और टीवी चैनल पर दिखा के कम से कम वो जो संविधान सोया हुआ है, जो अधिकारी सोए हुए हैं, जो केंद्र सरकार सोई हुई है, उसको जगाने का हमने एक ये माध्यम माना। उस तहत ये लोग गए वहां पर, क्योंकि पता था कि सामने कुछ हो रहा है और संविधान वाली कार्रवाई नहीं। ये बात हम लोग कई बार इस डिबेट में कह चुके हैं, आपको भी उस बात को देखना होगा। कहना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें जी। जब ये आलोचना हो रही है, और हर आलोचना का स्वागत है, जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों के ऊपर उन्हें रेखांकित किया जा रहा है, उसका भी स्वागत है और उनको सुधारा भी जाना चाहिए। अगर कोई ज्यादती हुई है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। जब ये आलोचनाएं हो रही हैं तो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, आलोचना करने वालों की तरफ से ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि 2 महीने से जो शिकायतें की जा रही थी उनको ठंडे बस्ते में क्यों डाला गया? 1 मिनट पूरी बात कर लेना दीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी की बात से सहमत नहीं है तो आप उसे बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों के साथ खड़ा कर देंगे? ये तो अकल के तर्कश में 100 तरह के तीर होते हैं। अकल के तर्कश में 100 तरह के तीर होते हैं। आप किधर भी मार देंगे तीर, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप नाजायज तर्क देंगे तो उसका बीच में खंडन किया जाएगा। आप लोकतंत्र का बहाना लेकर कुछ भी आप कहते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हरीश साल्वे जी आप इसका जवाब देना चाहें। देखिए, मैं फिर जवाब दूंगा। एक माइंडसेट होता है कि हम कानून के ढीलेपने से परेशान हो गए हैं तो हम कानून हमारे हाथ में लेंगे, और मैंने जानबूझ के वो तर्क दिया क्योंकि इनको ये पता चलना चाहिए कि इस किस्म के गैर संवैधानिक एक माइंडसेट का अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होता है। चुप गई इनको बात ये, पर अगर ठंडे दिमाग से सोचिए तो माइंडसेट वही था, बहस वही था। आज आप कह रहे हैं कि मैं सही काम के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से वहां 2 महीने से कुछ नहीं हुआ। इस देश में जगहें हैं वहां 2-2 साल से कंप्लेंट्स पड़ी हैं, कुछ नहीं हुआ। अगर सब हम नागरिकों को कहेंगे कि आप सड़क पे आ जाइए और खुद हस्तक्षेप करिए हर जगह, तो संविधान और कानून की व्यवस्था खत्म हो जाएगी इस देश में। तो हमको सबको मालूम है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहां, पब्लिक सेटिस्फैक्शन इंडेक्स बहुत लो है। एक तरीका होता है, आप अगर इलेक्शन लड़के पावर में आए हैं, आपके पास अधिकार हैं, आपके पास हक है, जो आप संविधान के अंदर चल के ये करा सकते हैं, ना कि इस किस्म के सड़क पे आके। और ये माइंडसेट गलत है। ये आर्ग्यूमेंट कि हम थक गए हैं तो हम कानून अपने हाथ में लेंगे, ये आर्ग्यूमेंट गलत है। वही आर्ग्यूमेंट था, ये वही आर्ग्यूमेंट। मैं जवाब देने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये पूरा तर्क हमें ले कहां जा रहा है? ये पूरा तर्क हमें ले जा रहा है कि सड़क जो जनता की नुमाइंदगी करती है, जनता का डोमेन है, और संविधान
जो कि सिस्टम तंत्र की नुमाइंदगी करता है, उसका डोमेन है। इसके बीच में कोई एंटीथीसिस है, एक ऐसी एंटीथीसिस है जिसको हम लोग रिजॉल्व नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते। ये तर्क हमें इस तरफ ले जा रहा है। मेरा मानना ये है कि ये बात अपने आप में गलत है। आपने पंचोली जी ने जयप्रकाश नारायण आंदोलन का उदाहरण दिया। जब जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जब उन्होंने कहा था कि लोग इंदिरा गांधी की सरकार के आदेशों का फौज और पुलिस जो है आदेश मानना बंद कर दे, तो उसका मतलब ये नहीं था जिसको पंचोली साहब जो परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। जब हम लोग उस वक्त आंदोलन में शामिल थे, उस वक्त उसकी स्पिरिट, उसका मंतव्य बिल्कुल अलग तरह का था। लेकिन स्पिरिट, मंतव्य, राजनीतिक दिशा अलग होती है और कई बार संविधान उसके अलावा भी थोड़ा सा धैर्य से काम करता। मैं साल्वे साहब आपसे एक और सवाल जरूर जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि पब्लिक सेटिस्फैक्शन इंडेक्स काफी कम हो गया है, तो ये जो पब्लिक सेटिस्फैक्शन इंडेक्स और पब्लिक का पुलिस में, पब्लिक का सिस्टम में भरोसा बनाए रखने की बात है, असल में आप जिस तरह से यहाँ पर हमारे जो छात्र छात्राएं बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों की या अभय जी की बातों पर जिस तरह से तालियां बजा रहे हैं, जिस तरह से उनको अच्छा लग रहा है कि कम से कम कोई तो उनके बातें सुन रहा है, कोई तो उनके लिए जाके सड़क पर लड़ाई लड़ रहा है। असल में उस सेटिस्फैक्शन को लाने के लिए क्या करने की जरूरत है? अगर ये नेता निकल कर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं तो दरअसल इसके पीछे एक लंबा माइंडसेट है। देखिए, दो तरीके हैं, वही मैं बता रहा हूं। एक तो है मीडिया को लेके जाके इस किस्म का वाकया करना जो ड्रामेटिक होता है, और दूसरा होता है अपने दफ्तर में बैठ के बुलाओ पुलिस वालों को और बोलो हिसाब दो मुझे, यहां क्या काम क्यों नहीं हुआ है, और फॉलो अप करो और देखो 3 दिन के अंदर मैजिस्ट्रेट का वारंट लिया, गए, रेड किया, अरेस्ट करके लोगों को ले गए। उसमें तारीफ पुलिस की होगी, आपकी नहीं होगी, काम हो जाएगा। तो यह बात बड़ी सीधी है कि आपको अपनी सूरत दिखानी है और यह दिखाना है कि मैंने किया, या आपको यह दिखाना है कि काम हुआ है जी। आज मैं ये मानता हूं समाज सुधार तब होगा जब संविधान के अंदर रह के, और मैं ये मानता हूं कि हमारे संविधान में बहुत शक्ति है अगर ईमानदारी से चलाया जाए तो जी। संविधान के अंदर रह के जितना ये पब्लिक सेटिस्फैक्शन आज हमको लग रहा है कि नहीं है, गायब हो गया है, लोगों का इंस्टीट्यूशन से फेथ हट गया है, तो हमको आज यंगर जनरेशन का उस इंस्टीट्यूशन में फेथ डेवलप करना है, या यह दिखाना है कि ये इंस्टीट्यूशन बेकार है, नाकामा है, इसको फेंक दो और सड़क पे आके अपना खुद का काम करो। शायद यही वजह है कि बार-बार आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है कि दिल्ली पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लाया जाना चाहिए, और सिर्फ आम आदमी पार्टी क्यों, इससे पहले की सरकारें भी ये मांग करती रही हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आ जाए तो शायद उसे आम आदमी के हक भी इस्तेमाल करने में या उसको मजबूर करने में ज्यादा आसानी होगी। क्या आप मानते हैं कि ये ठीक रहेगा? देखिए, ये जो सवाल, ये बहुत कथित सवाल है, और दिल्ली स्टेट जो है एक इनकम्प्लीट स्टेट है। हमारे संविधान में जो अमेंडमेंट्स की गई दिल्ली को स्टेट बनाने के लिए वो बहुत इनकम्प्लीट हैं, और मुझे लगता है इस पे केयरफुल विचार होना चाहिए। अगर आप पुलिस लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस को कुछ हद तक अकाउंटेबिलिटी दिल्ली स्टेट को देना चाहते हैं तो ये बड़ी सेंसिबल आइडिया है, पर सबसे बड़ा रिफॉर्म, और दिल्ली में हम क्यों ना शुरू करें, सबसे बड़ा रिफॉर्म दिल्ली में यह लाना चाहिए कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था पुलिस कमीशन रिपोर्ट के तहत कि एक इंडिपेंडेंट पुलिस बोर्ड बनाइए, और वो इंडिपेंडेंट पुलिस बोर्ड पुलिस चलाएगा, उनकी ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग। अब जैसे हमने आरोप सुने कि होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर उसमें इंटरफियर करता है, स्टेट्स में यह आरोप आते हैं कि चीफ मिनिस्टर इंटरफियर करता है। इंटरफियरेंस गलत है, यह नहीं कि ए ने किया या बी ने किया। तो अगर उस तरीके से पुलिस में रिफॉर्म लाया जाए, आइए दिल्ली से शुरू करते हैं, उसकी मांग करिए कि एक पुलिस बोर्ड बनाइए, होम मिनिस्ट्री को डिस्कनेक्ट करिए दिल्ली पुलिस से, उनकी अकाउंटेबिलिटी एक लार्जर फ्रेम में दिल्ली गवर्नमेंट को होनी चाहिए, भले उनका खर्चा यूनियन गवर्नमेंट भरे, और इंडिपेंडेंट बोर्ड में दिल्ली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हों, यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हों, पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव हों, और उन लोग ट्रांसफर, पोस्टिंग और पुलिस मैनेजमेंट करें। और दूसरी, एक पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी निर्धारित की जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आधा डायरेक्शन दिया है जी। वो पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी में एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो, तो जैसे ये
खिड़की का प्रॉब्लम है कि वहां के भी नागरिक कह रहे हैं कि भाई हम परेशान हैं, 2 महीने से कंप्लेंट्स कर रहे हैं। वो पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी में कंप्लेंट जाएगी, वो अगले दिन पुलिस वालों को बुला के कहेंगे इसकी फाइल लेके आओ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे ये एक सिस्टम है, इसका सिस्टम का सुधार है और इस तरीके से चलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आपका शामिल होने के लिए हरीश साल्वे जी। ये चर्चा जारी रहेगी, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं, उनसे भी सवाल जवाब होगा। सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरा जो क्वेश्चन है गुप्ता सर से है कि सर आप भी जानते हैं कि सबूत बनाए भी जाते हैं और मिटाए भी जाते हैं, लेकिन अगर आप कानून का हौसला देकर और संविधान का हौसला देकर अपराध को बढ़ावा दे रहे तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सब कुछ गलत है। इनका सवाल थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल है, वही पुलिस के खिलाफ आक्रोश वाला ही है। लेकिन अगर मैं इन सारे बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि जो पुलिस के जो कर्मी है, हो सकता है आपके पिता हों, आपके भाई हों, वो भी आपके ही समाज के लोग हैं। और ज़्यादातर लोग, ये बड़ी जानकारी होगी, वो भी एक आम आदमी है, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारा जो सिपाही है वो स्लम्स में ही रहता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी भी, वो भी जब आप त्योहारों में सब ऐश करते हैं तो सड़क पे खड़ा रहता है, तो उसकी भी मनस्थिति समझिए, उसकी वर्किंग कंडीशन समझिए। उसके बावजूद दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर एक सर्वे कराएंगे तो हर आदमी अपने को एनसीआर में सबसे ज़्यादा महफूज दिल्ली में महसूस करता है कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बेटर है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग होती है, अगर कोई रेप हो जाता है तो उसको त्वरित पुलिस 200 लोग पकड़ते हैं। तो वक्त बदल रहा है, पहले एफआईआर नहीं होती थी। जो प्रेजेंट पुलिस कमिश्नर है, ये अपनी नौकरी को दांव पे लगाकर चलने वाले हैं। अगर आप देखें, ये सब आप लोग देखेंगे तो एफआईआर इस समय 47% बढ़ी हुई है। उन्होंने बिल्कुल आदेश दिए हुए हैं सारी एफआईआर दर्ज हो, और बिल्कुल हो रहा है। एफआईआर दर्ज नहीं होती। हम तो चाहते हैं कि ऐसा समाज हो जहां पर एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत ही ना हो, पुलिस इतनी जगह सक्रिय रहे। जी आप कुछ सवाल। मेरा सवाल गुप्ता जी से है। सर आपने कहा कि पुलिस को एक्शन लेने के लिए सर्च वारंट की जरूरत होती है। सड़क पर चलते हुए लोगों को उठा ले जाता है, घरों में सोते हुए लोगों को उठा लेता है, इसके खिलाफ इस पे कौन सा सर्च वारंट होता है, कौन सा वारंट होता है इस पे? नहीं, आपने शायद मेरी बात को नोट नहीं किया। जब महिलाओं के संदर्भ में है, ये जो सर्च होनी थी ये महिलाओं के बारे में होनी थी, और वो भी विदेशी महिला थी। तो अब लॉ में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें आपको रात के वक्त, ये जो इतना आक्रोश हुआ 16 दिसंबर के बाद, उसके बाद अब आपने देखा है, जो मेरा मानना ये है कि इस समय जो लॉ में अमेंडमेंट हुआ है वो बहुत ही ज़बरदस्त अमेंडमेंट है। अगर अब आप किसी को, अगर आप कानून कृपया करके पढ़ लें, जो अब महिलाओं के संदर्भ में अपराधों के बारे में, पहले 354 था, आपने महिला को छेड़ दिया, आपका बेल हो गई उसी वक्त। अब वो नॉन बिलेबल ऑफेंस है। सेक्सुअल हैरेसमेंट नॉन बिलेबल है। तो रोज कानून बदल रहे हैं, प्रक्रिया एक डायनेमिक तरीके से बढ़ रही है। ये सिर्फ बात मैंने कही है क्योंकि वो विदेशी महिला है। आपको पता होना चाहिए नाइजीरिया में 10 लाख इंडियंस रहते हैं। कल को उन्होंने ये कहा कि हम भी उठा उठा के सबको बंद करेंगे, तो आप सोचिए कि क्या हालात होंगे। मेरा सवाल परवीन सर से है। सर आप अपनी शुरुआत आम आदमी से किए थे, लेकिन आप अभी आम आदमी नहीं, आप एक सिस्टम में आ चुके हैं। और सर का ये कहना बिहार में ये हुआ तो दिल्ली में ये हो जाना, ये संविधान के विरुद्ध है। हम यहाँ पे सिस्टम सुधारने आए, हम संविधान को बदलने नहीं आए, संविधान की धज्जियां उड़ाने नहीं आए। कल जो हुआ आपके पार्टी ने किया वह गलत था, संविधान के विरुद्ध था। मेरा ये कहना है, जब आपको दिल्ली पुलिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, आपकी बात नहीं सुन रही है, आप सिस्टम में है, आप उसको विधानसभा में चाहिए, पार्लियामेंट में चाहिए, सिस्टम को पास करवाइए। ऐसे नहीं होगा दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट बोलना और संविधान का नियम तोड़ना, ये गलत है। हाँ देखिए, वो सारा हमारी आगे की प्लान में है ही। हमने कहा ही है कि दिल्ली पुलिस के तहत सरकार, पुलिस को दिल्ली सरकार के तहत होना होगा। वहां पर हमने कुछ गैर संवैधानिक नहीं किया है, केवल इतना ही किया है कि जो अनदेखी इतने दिन से चल रही है
यदि हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, सबको दिखता है, तो शायद ये मसला उठेगा। वहां पर गैर संवैधानिक क्या किया ये आपको बताना पड़ेगा। लेकिन आप जिस बात को गैर संवैधानिक नहीं मानते हैं, उसके बारे में आज बाकायदा कोर्ट ने एफआईआर ऑर्डर किया है, एफआईआर दर्ज करने की बात कही है आपके मंत्री के खिलाफ। जी देखिए, कुछ इस तरह की भावना यहाँ बन रही है जैसे कि इस घटना को कि ज्यादा निंदा करने वाले लोग संविधान के खिलाफ हैं। ऐसी बात नहीं। मैं संविधान का बहुत बड़ा समर्थक और प्रशंसक हूं, जाने कितने बार उसके पक्ष में बोल लिख चुका हूं। मैं मानता हूं संविधान एक खामोश क्रांति है और इस भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दूसरी बात, पुलिस का विरोध करना, पुलिस की आलोचना करना गैर संवैधानिक काम नहीं है। जो ये मानता है कि पुलिस का विरोध करना, पुलिस की जातियों का विरोध करना, हमारी सारी जिंदगी स्टूडेंट लाइफ से आज तक पुलिस की जातियों का विरोध करते ही गुजरी है। इसका मतलब ये है कि हम लोग गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। नहीं। लेकिन ये कहना, जो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को पुलिस के ऊपर अधिकार हासिल है, इसलिए उनको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। जो आप कह रही हैं उसी को दोहरा रहा हूं। तो करने की जरूरत नहीं थी। अगर दिल्ली के मंत्रियों को पुलिस के ऊपर अधिकार हासिल होता तो सोमनाथ भारती को ये सब करने की जरूरत नहीं होती। वो घर बैठे बैठे उनसे वो काम करवा सकते थे। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। क्या सोमनाथ भारती घर बैठे बैठे ये काम करवा सकते थे? और ये जो सवाल कह रहे हैं, यदि दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार की क्या अभी दिल्ली पुलिस नहीं सुनती है? बिल्कुल ये नहीं है। अगर कोई मंत्री पुलिस कमिश्नर को फोन करता है दिल्ली का, तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। ये बिल्कुल ये है कि वो मंत्री बोलेगा और पुलिस कमिश्नर सोता रहेगा, बिल्कुल नहीं। जी, अगला सवाल। कांग्रेस सरकार का है और कांग्रेस ही केंद्र में है, परंतु एक आम आदमी पार्टी जो कि आगे सबका मामला हिला रही है, शायद वो परिस्थिति वैसी नहीं है, हम जानते ही हैं। हाँ मैम, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी और उसके सभी कार्यकर्ताओं से है। जैसे कि आपने बताया पुलिस काम नहीं कर रही, केंद्र सरकार काम नहीं कर रही, ये सब हमें सभी दिल्ली वासियों को और सभी भारतवासियों को पता है। जब भी आप लोगों को वोट दी है और जब भी आप लोगों की सरकार बनी है, अगर इसी तरीके से रोड पे आना था, ठीक है, और आंदोलन कर रहा था, तो सरकार क्यों बनाई? और फिर इस तरीके से सिस्टम तो फिर भी खराब है, फिर भी खराब हो रहा है। नहीं, इसका उत्तर इतना ही है कि जो आप कह रहे हैं भाई, शीला दीक्षित ने भी मांग की थी कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के तहत होनी चाहिए। उन्हीं की सरकार केंद्र में बैठी थी। तो जिनको आप बहुत संवैधानिक तरीके कह रहे हैं, वो हम 30 साल से, ये पुलिस रिफॉर्म्स की जो बात हमारे पंचोली साहब कह रहे हैं, वो 1979 का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्यों को, सारे चीफ सेक्रेटरीज को कम से कम 10 बार बुला के बोला है। तो ये प्रक्रियाएं तो काम नहीं कर रही है। इसमें हमने क्या कहा है कि भाई अगर जनता को समझ में आना चाहिए इशू, और जनता का दबाव बनेगा तभी ये चेंजेस शायद आएंगे, इसलिए ये तरीका अपनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस किसके अंडर हो, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। जो राज्य सरकारें हैं दिल्ली की, वो बार बार मांग करती रही हैं कि उसको राज्य सरकार के अधीन लाया जाए, लेकिन दिल्ली में केंद्र की सरकार है, दिल्ली में राष्ट्रपति हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है और दिल्ली की एक आम जनता है। अब सवाल यह है कि इस कॉम्प्लेक्स इशू को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि एक तरफ राज्य सरकारें हैं जो बार बार डिमांड करती हैं कि दिल्ली पुलिस को राज्य के अंडर में लाया जाए, तभी हम दिल्ली की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सोमनाथ भारती जी ने किया, हम नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो कानून के जानकार हैं वो ये मानते हैं कि ये संविधान के तहत काम किया गया नहीं था। अगर इस तरह से कल को कोई मनमर्जी चलाने वाला मंत्री आ जाए और वो कहने लगे कि राष्ट्रपति के दरवाजे पर रेड करो, या कल को संसद भवन की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तो क्या होगा? देखिए, अगर दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के अंदर भी होती तो भी उनको ये करने का हक नहीं था जो भारती जी ने किया। वो नहीं कर सकते। किसी भी राज्य संविधान के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर से हर एक का कर्तव्य बताया गया है। अब इस तरीके से तो जो हमारे जो नेक्सलाइट इलाकों में वो बैठते हैं, वो कहते हैं ये हम तो हथियार लेके चलेंगे क्योंकि सरकारें काम नहीं कर रही, गरीबों को के लिए कुछ नहीं कर रही, बेरोजगारी दूर नहीं कर रही, तो हम उन्होंने उठा लिया क्योंकि वो लड़ रहे हैं। तो और वो वहाँ कंगारू कोर्ट करके डिसीजन भी कर, वो ये सोच कि हम जो सोचते हैं वही ठीक है और दूसरे जो सोचते हैं वो गलत है, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। तो जो जिस तरीके से वो सोचते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, हम करेंगे। अब कंप्लेंट आ रही थी, मैं वकील हूँ, हमारे पास बहुत कंप्लेंट आते हैं। पुलिस, ये कोई नई बात नहीं है कि पुलिस कंप्लेंटों पे काम नहीं करती, बहुत पुरानी है। तो लेकिन हम वकील बताते हैं, भारतीय भी वकील हैं, वो
उन्होंने भी बताया होगा कि किस प्रकार से आप काम करेंगे। कोर्ट में जाते हैं, हम कहते हैं, कोर्ट को कहते हैं कि कंप्लेंट हमारे पे नहीं कर, कोर्ट उनको आदेश देता है, पुलिस को बुलाता है, आप काम करिए। तो ये एक तरीका होता है। ये नहीं कि जी वहाँ कंप्लेंट हो रही थी इसलिए हम वहाँ गए। अरे उसका तरीका है, हाई कोर्ट में आ जाइए। कोई कंप्लेंट अगर पुलिस काम नहीं करती है, हाई कोर्ट उसको आदेश देता है, हम रोज करते हैं, कोर्टों के अंदर ये रोज होता है। तो जो तरीका अपनाया गया है ये गैर लोकतांत्रिक है, गलत है। और इस तरीके से अगर मेंटेलिटी आप डेवलप करेंगे तो ये घातक है लोकतंत्र के लिए। देखिए, दूध में मक्खी पड़ी हुई है और हम लोग लगातार मान रहे हैं कि दूध बिल्कुल ठीक है और मक्खी को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। आप अदालत में जाते हैं, पेशकार तारीख देने के लिए सुबह से शाम तक कम से कम 100 बार सबके सामने रिश्वत लेता है। जज साहब भी बैठे रहते हैं, जज साहब चैम्बर में जाते हैं, उसके अंदर की मैं बचपन से मुकदमे, मेरे ऊपर तमाम सरकार ने, पुलिस ने मुकदमे ठोके स्टूडेंट लाइफ में आंदोलन करने के लिए, बाद में पत्रकारिता की, उसमें बहुत सारे मुकदमे हुए क्योंकि हमेशा सत्ता का विरोध करते थे। लगातार ये होता रहता है हमारी आंख के सामने। और हम कहते हैं जुडिशरी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। पुलिस में क्या होता है अब हम क्या बताएं। आदरणीय गुप्ता जी सामने खड़े हुए हैं और मुझे बार बार ये बात कहने में संकोच होता है। ये बात कहने में, पुलिस जिस खराब हालतों में काम करती है, पुलिस के कांस्टेबल से लेकर उनके थानेदार तक जिस दबाव में काम करते हैं, इतनी कम सुविधाओं में काम करते हैं, कम तनख्वाह में काम करते हैं, इसके लिए हम लोगों को बहुत हमदर्दी है। हम इसलिए पुलिस सुधारों के समर्थक नहीं है कि उसको राजनीति से अलग कर दिया जाए। हम इसलिए पुलिस सुधारों के समर्थक हैं कि पुलिस वालों को ज्यादा सुविधाएं दी जाएं, उनकी जीवन दशाएं सुधारी जाएं और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए इससे वास्तव में जनता को किया जाए। अगर राजनीतिक दिशा से पुलिस को बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, पुलिस को आजाद कर दिया जाएगा, तो पुलिस स्टेट बन जाएगी। जी, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। दरअसल सिस्टम में, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो राजनीतिक सिस्टम हो, सिस्टम में अगर आम लोगों का भरोसा बनाए रखना है और सिस्टम को जिम्मेदार बनाए रखना है, तो जरूरत इस बात की है कि सिस्टम के जो नियम है उसको भी समझा जाए, क्योंकि वो एक लंबे अनुभव से और लंबी जटिल लड़ाइयों के बाद बनाए जाते हैं। इसलिए जब तक हम कोई पैमाना, जब तक हम कोई नियम नहीं बनाएंगे, तब तक तो कल को कोई भी आकर कोई भी अपने कानून लागू करवाने के लिए दबाव डालने लग जाएगा और वाकई शायद इस तरह से अराजकता फैल जाएगी। इसलिए जरूरी यह है कि हम पुलिस को उसकी जिम्मेदारियां जरूर सिखाएं, लेकिन सिस्टम के हिसाब से ही चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।